हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय का टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का अगला टॉपिक है शिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा टॉपिक के अंतर्गत हम शिक्षा का अर्थ समझेंगे और शिक्षा के किन किन रूपों में अर्थों को व्यक्त किया गया है उनको जानेंगे। तो शिक्षा के व्यापक एवं संकुचित दो रूपों में व्यक्त किया गया है और शिक्षा का अभिप्राय होता क्या है, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, सबसे पहले आपका है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि जो शिक्षा शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के, किस भाषा के, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से बना है। यानी कि लिखा क्या है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना होता है। क्या होता है? सीखना और सिखाना होता है, या इसी को ज्ञान ग्रहण करना भी माना जाता है। कुछ लोग इसे विद्या शब्द के रूप में भी स्वीकार करते हैं। यानी कि प्राचीन समय में लोग शिक्षा को ही विद्या के रूप में जानते थे और विद्या शब्द की भी उत्पत्ति विद धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका तात्पर्य या जिसका शाब्दिक अर्थ जानना या ज्ञान ग्रहण करना, या हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना से लिया जाता है। ठीक है, अगर जो हम इसे देखें तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह लैटिन भाषा के मुख्यतः 3 शब्दों में मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को पहले समझा देते हैं कि सबसे पहले क्या है कि शिक्षा जो शब्द है, इस शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के, किस भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत क्या है, एक प्रकार की भाषा है। इस भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से, और क्या है, एक प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है और शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए शिक्ष में क्या जुड़ा है? अप्रत्यय जुड़ा है। यानी कि जब शिक्ष में अप्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? शिक्षा बनेगा। क्या बनेगा? शिक्षा बनेगा। ठीक है, अब इस शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ माना गया वो क्या माना गया? तो सीखना और सिखाना माना गया। क्या माना गया? सीखना और सिखाना। ठीक है, इसी तरह से प्राचीन समय में जो भी लोग थे उस समय शिक्षा शब्द को विद्या शब्द के रूप में जानते थे। किस रूप में जानते थे? विद्या शब्द के रूप में जानते थे। तो इस विद्या शब्द की ही भी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के, किस भाषा के, संस्कृत भाषा के विद धातु में, किस धातु में, विद धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से, किसको जुड़ने से, तो अप्रत्यय के जुड़ने से विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? किस शब्द का? तो विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जानना या हम कह सकते हैं कि ज्ञान ग्रहण करना। क्या? ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है, होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? आपने स्लाइड में क्या देखा कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना और सिखाना होता है। प्राचीन समय में इसे विद्या शब्द के भी रूप में जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान ग्रहण करना माना जाता है। अब शिक्षा को अंग्रेजी में किस शब्द के रूप में जाना जाता है? तो एजुकेशन शब्द के रूप में जाना जाता है। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से हुई है? तो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो लैटिन भाषा का शब्द है, सबसे पहले आपका शब्द क्या है? तो एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है।
लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? तो ये लैटिन भाषा के 3 शब्द हैं। कौन कौन से हैं? एक है एजुकेटम, एक है एजुसियर और एक है एजुकेयर। ठीक है, इन तीनों का अर्थ क्या है? तो टू रन एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि एजुकेटम का अर्थ क्या है? तो शिक्षित करना है। क्या है? शिक्षित करना। इसी को हम प्रशिक्षित करना भी जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि एजुकेटम का तब तात्पर्य किससे है? शिक्षित करने से या प्रशिक्षित करने से। जबकि एजुसियर का तात्पर्य टू लीड आउट से है। किससे है? टू लीड आउट से, यानी कि विकसित करना या अग्रसित करना, या हम कह सकते हैं आगे बढ़ाने से। किससे है? आगे बढ़ाने से। जबकि तीसरा जो शब्द है वह है एजुकेयर। क्या है? एजुकेयर। इसका तात्पर्य किससे है? तो टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप या टू रेस से है, यानी कि आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करने से माना जाता है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा? तो यह एजुकेशन जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और कौन कौन से वो शब्द हैं जिनके माध्यम से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो वह 3 शब्द हैं। पहला क्या है? एजुकेटम, दूसरा क्या है? एजुसियर और तीसरा क्या है? एजुकेयर। अब इन तीनों शब्दों की भी उत्पत्ति मुख्यतः 2 शब्दों से मानी जाती है। कितने शब्दों से मानी जाती है? मुख्यतः 2 शब्दों से मानी जाती है। वो कौन कौन सा शब्द है? तो ई है प्लस डूको। क्या है? ई प्लस डूको। ई प्लस डूको, यानी कि एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर, ये तीनों शब्द कितने शब्दों से मिलकर बने हैं? 2 शब्दों से, ई और डूको। ई का अर्थ किससे होता है? अंदर से होता है। किससे होता है? अंदर से होता है। जबकि डूको का अर्थ क्या होता है? तो बाहर निकालना होता है। क्या होता है? बाहर निकालना, या इसी को आप कह सकते हो आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, या अग्रसित करना, अग्रगति या अग्रसित करना, या इसी को कह सकते हो आप विकसित करना। क्या कह सकते हो? विकसित करना, या इसी को आप कह सकते हो शिक्षित करना। यानी कि इतना अर्थ होता है। अब इसमें आपको ये जानना कि ये जो शिक्षा है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा किसको देना है? तो एक बालक को देना है। किसको देना है? एक बालक को देना है। जब एक बालक को आप शिक्षा देंगे तो वह जो बालक होगा उस बालक के अंदर पहले से ही कुछ विद्यमान शक्तियां होंगी जिसे हम आंतरिक शक्तियों के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? आंतरिक शक्तियों के रूप में जानते हैं। अब उन्हीं आंतरिक शक्तियों को शिक्षा क्या करता है? उन्हीं आंतरिक शक्तियों को शिक्षा क्या करता है? बाहर निकालता है और उसका विकास करता है। यही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। यही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि शिक्षा के किन किन रूपों में जाना जाता है। शिक्षा के जो अर्थ हैं उन अर्थों को किन किन रूपों में जाना जाता है। तो शिक्षा का जो अर्थ है वह व्यापक अर्थों में भी जाना जाता है और उससे संकुचित अर्थों में भी जाना जाता है। ठीक है, तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा की अवधि की कोई सीमा नहीं होती है। मनुष्य संसार के किसी भी कोने में रह के शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अतः व्यापक अर्थ में समस्त संसार ही क्या है? शिक्षा गृह है। समस्त संसार ही क्या है? शिक्षा गृह है। यानी कि जब हम शिक्षा को व्यापक अर्थों में समझेंगे, किस अर्थों में समझेंगे? व्यापक अर्थों में समझेंगे, तो आप एक लाइन में कह सकते हो कि शिक्षा क्या है? तो आजीवन, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है, क्या होता है? जब बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो क्या करता है? सीखता रहता है। क्या करता है? सीखता रहता है। कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यालय में ही वो सीखेगा। अपने परिवार के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा, समाज के द्वारा, रास्ते में किसी अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आ जाने से, समाचार पत्र पढ़ के, टेलीविजन देख के, ठीक है, किसी न किसी रूप में कोई भी अर्जित ज्ञान भी क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। और वह शिक्षा के किन अर्थों को व्यक्त करती है? तो शिक्षा के व्यापक अर्थों को व्यक्त करती है। समझ में आया आप लोगों को? जैसे यहाँ पे देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा बालक प्रधान होती है। बालक प्रधान का तात्पर्य किससे है? बाल केंद्रित से है। किससे है? बाल केंद्रित से है। यानी कि बालक अपने अनुसार, अपने समयानुसार किसी भी प्रकार के कोई भी ज्ञान,
को जब वह चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में चाहे वह उसे प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य किससे है? बाल केंद्रित से है। आगे है, बालक को ही शिक्षा का केंद्र मानकर शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, पाठशाला, संगठन आदि का संयोजन किया जाता है। यानी कि जब शिक्षा किसको देना है, जाहिर सी बात है कि शिक्षा आपको किसको देना है, तो बालक को देना है। तो जब बालक को शिक्षा देना है तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होगा? बालक ही होगा। कौन होगा? केंद्र बिंदु बालक ही होगा। तो जब केंद्र बिंदु बालक होगा तो इसी के लिए आप शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था करेंगे ना, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, किन विधि के माध्यम से इस बालक को हमें सिखाना है, इसके लिए किस प्रकार से हमें अनुशासन की व्यवस्था करनी है, जो जहाँ पे यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में, पाठशाला में या विद्यालय में जहाँ पे वो अध्ययनरत होगा उस विद्यालय का वातावरण कैसा होगा, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होगी, यह सभी चीजें किस आधार पे होंगी? तो बालक के आधार पे ही होंगी। अतः इसमें कभी भी बालक अपने समय अनुसार कहीं भी किसी भी रूप में जो शिक्षा प्राप्त करता है वह शिक्षा के व्यापक अर्थों को व्यक्त करता है। ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। दूसरा क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ में आपने क्या जाना कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा के व्यापक अर्थों को व्यक्त करती है, जिसमें बालक क्या करता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहना ही क्या है? शिक्षा के व्यापक अर्थों को व्यक्त करता है। संकुचित का तात्पर्य आपको पता होगा सीमित से। किससे है? सीमित से है, या आप कह सकते हो कि छोटा से है। किससे है? छोटा से है ना। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य, शिक्षा का जो तात्पर्य है वह विद्यालय से है। किससे है? विद्यालय से है, यानी कि विद्यालयी वातावरण से है। विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत जो भी विद्यालय की चार दीवारी है उसी तक ही सीमित होता है ना। संकुचित का तात्पर्य किससे है? सीमित से है, यानी कि विद्यालय के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है या विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है या विद्यालय के चार दीवारी के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा के संकुचित अर्थों को व्यक्त करती है। यानी कि जो भी विद्यालय होता है, विद्यालय का तात्पर्य पाठशाला से होता है ना। विद्यालय अथवा पाठशाला की एक पूर्व निश्चित अध्यापन स्थल होता है जहां पे प्रत्येक विद्यार्थी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए प्रवेश प्राप्त करता है। वहां सभी बातें पूर्व निश्चित हुआ करती हैं। प्रवेश के नियम, पाठशाला भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, समय सारणी, अध्यापक, कक्षाएं आदि पूर्व निश्चित होती हैं। उसी सीमित परिधि में विद्यार्थी को निर्देश ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया को हम शिक्षा के संकुचित अर्थों में समझते हैं। यानी कि सामान्यतः क्या कह सकते हो कि एक विद्यालय के माध्यम से दी जाने वाली जो भी शिक्षा होती है उस शिक्षा को हम शिक्षा के संकुचित अर्थों के रूप में जान सकते हैं। यानी कि औपचारिक रूप से दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था ही क्या है? शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में जानी जाती है। अब क्या है कि विद्यालय शिक्षा क्या है कि जहाँ पे हर चीजें पहले से क्या होती हैं? निश्चित होती है, पहले से आयोजित की गई होती हैं। योजना के आधार पर दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वही शिक्षा के संकुचित अर्थों को व्यक्त करती है। यानी कि विद्यालय में जो भी चीजें बालक को पढ़ाई जाती हैं वह क्या होती हैं? पूर्व से निश्चित होती हैं। यानी कि पूर्व से निश्चित वो कहाँ पे बैठेगा, उसका क्लासरूम क्या होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसके कौन से अध्यापक होंगे, उस पाठ्यक्रम का अध्ययन किस समय पे करना है, किस रूम में करना है, यह सभी चीजें पूर्व से निश्चित होती हैं। इस प्रकार के शिक्षा के अर्थों को हम किस अर्थों में समझते हैं? तो संकुचित अर्थों में समझते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ, अभिप्राय का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की प्रमुख परिभाषाएं हैं जिन्हें बार बार एग्जाम में पूछता है। क्या करता है? बार बार एग्जाम में पूछता है परिभाषाएं। अब कौन कौन सी प्रमुख परिभाषाएं हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रमुख परिभाषाओं में सबसे पहला जो परिभाषा है वह है प्लेटो का। किनका है? प्लेटो का। प्लेटो महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालक का शारीरिक विकास किया जाता है, उसका मानसिक विकास किया जाता है, उसके बौद्धिक विकास किए जाते हैं। इसी को एक प्रक्रिया के रूप में किसने माना है? तो प्लेटो महोदय ने माना है।
यह एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण परिभाषा है, बार बार पूछा जाने वाला परिभाषा है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ऑप्शनल में भी पूछ लेता है। अगला परिभाषा अरस्तु का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना करती है। या आप लोगों का प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना, ये किसका कथन है? तो अरस्तु का कथन है। इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा है वो क्या करता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का या स्वस्थ मन का क्या करता है? रचना या निर्माण करता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी जाके आपके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा करेगी। यह किसने कहा है? तो अरस्तु महोदय ने कहा है। अगला परिभाषा आप लोगों का रूसो का, यह भी महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसमें क्या है कि शिक्षा अंदर से होने वाला एक विकास है, यह बाहर से संचय नहीं होता। यानी कि देखिए इसमें भी रूसो महोदय ने भी क्या कहा कि बालक के अंदर पहले से ही कुछ विद्यमान शक्तियां निहित हैं, उन्हीं निहित विद्यमान शक्तियों का क्या होता है? अंदर से संचय होता है, जिसे बाहर क्या किया जाता है? बाहर प्रकट किया जाता है। बाहर से संचय नहीं होता, वो आंतरिक रूप से ही संचय होता है, बाहर प्रकट किया जाता है, वही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। किसने कहा है? तो रूसो महोदय ने। अगला परिभाषा आप लोग देख लीजिए हर्बार्ट का। हर्बार्ट महोदय ने क्या कहा? तो शिक्षा एक लंबी तथा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे एक शब्द में संक्षिप्त किया जा सकता है और वह है नैतिकता। क्या है? नैतिकता। यानी कि शिक्षा के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से जो भी शिक्षा दी जाती है, परिवार के द्वारा बालक को जो भी चीजें बताई जाती हैं, उनके धर्म के आधार पर, संस्कृतियों के आधार पर, रीति रिवाज परंपराओं के आधार पर व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास किया जाता है, जिसके तहत वह नियमों के अनुकूल बालक अपना जीवन यापन करता है। ये किसने कहा है? हर्बार्ट महोदय ने कहा। किसने कहा है? हर्बार्ट महोदय ने। महात्मा गांधी का अगला कथन, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय शिशु तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण प्रकट से है। यानी कि इनका परिभाषा ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के या मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास से है। यह भी, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि बालक के शरीर, मन और आत्मा के साथ साथ जो भी आंतरिक शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का सर्वांगीण विकास ही क्या है? शिक्षा है। उसी क्रम में अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण परिभाषा विवेकानंद जी का है। वह क्या है? तो शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है। क्या है? शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है। यानी कि मनुष्य के अंदर पहले से ही कुछ शक्तियां विद्यमान होती हैं, उन्हीं को क्या करना है? बाहर व्यक्त करना है। और वह शक्तियां किस रूप में होती हैं? देवत्व के रूप में होती हैं। उन्हीं को क्या करना है? बाहर प्रकट करना है। वही क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा? तो शिक्षा क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और शिक्षा के जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं उसको पढ़ा, और शिक्षा को किन किन अर्थों में समझा जाता है। तो आपने क्या जाना कि शिक्षा क्या है? एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। और शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और इसके महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आज हम लोगों ने जाना। ठीक है, मिलते हैं इस तरह से हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।